जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से 40 प्रश्न, जहां से एक या दो प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। यह किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी वे हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो सबसे ज्यादा बल दिया गया था वो भारी उद्योग व खनिज पर जो बल दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। वहीं जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था, ये ध्यान रखना है। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या मानी जाती है। तो जो योजना अवकाश की अवधि है वो 1966 से लेकर के 1969 तक मानी जाती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन, ध्यान रखिए, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अनवरत योजना जो कि 1978 से लेकर के 1980 तक चालू की गई थी, इसकी अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी। तो जो अनवरत योजना थी वो, ध्यान रखिए, गुन्नार मेडल के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में वर्ष 1966 से 1967 में शुरू हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो जो 1966 से लेकर 67 में शुरू हुई हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था वो सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जो भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1970 में शुरू हुई थी। और जो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और ये जो स्थापना की गई थी ये बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सिडबी यानी लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित सिडबी है उसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो भारतीय केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और ये स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था
वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो जो भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय 19 जुलाई 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जो भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का होता है उस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन है डी सही जवाब हो जाएगा। वहीं 1 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है वह क्या कहलाती है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है वो दर ध्यान रखिए रेपो दर कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो जो भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार किया गया था वो डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 2010 में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसके पास है। तो जो भारत में कागज की मुद्रा जारी करने का एकमात्र जो अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो ऑप्शन है सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में क्या रखा गया था। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी उसका 1955 में नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 में भारत में लागू की गई नई आर्थिक नीति में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या था। तो जो 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी उसमें एलपीजी का पूरा नाम लाइबरलाइजेशन और प्रिवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जो 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री थे वे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। वहीं अगर वित्त मंत्री की बात की जाए तो भारत के वित्त मंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राव और मनमोहन मॉडल किस वर्ष की आर्थिक नीति से संबंधित है। तो जो राव और मनमोहन मॉडल है वो ध्यान रखिए 1991 की आर्थिक नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से लागू किया गया था। यानी जो भारत में जीएसटी लागू की गई थी वो ध्यान रखिए 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीएसटी भारतीय कर व्यवस्था में किस प्रकार के कर का उदाहरण है। तो जो जीएसटी कर व्यवस्था में जो उदाहरण है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। तो जो भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की गई थी वो विजय केलकर समिति के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो जो जीएसटी परिषद का गठन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो जो इनमें से जो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है वो आयकर यानी इनकम टैक्स है। तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान 1868 ईस्वी में किसने लगाया था। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान 1868 में जो लगाया था वो ध्यान रखिए दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो धन के निष्कासन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय और जीडीपी के आंकड़े जो जारी किए जाते हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो जो एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भारत में ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को सीधे ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु गठित प्रसिद्ध समिति कौन सी है। तो जो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु जो गठित प्रसिद्ध समिति है वो सुरेश तेंदुलकर समिति है। तो ऑप्शन है डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने विकसित की थी। तो जो मानव विकास सूचकांक यानी HDI जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी अवधारणा ध्यान रखिए महबूब उल हक ने जो विकसित की थी और ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 8 नवंबर 2016 को हुए विमुद्रीकरण में किन नोटों को चलन से बाहर किया गया था। तो जो 8 नवंबर 2016 को हुए विमुद्रीकरण का अर्थ होता है नोटबंदी। इसमें 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों कमेंट करके बताइए इन 40 सवालों में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए हो। और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।